मैं आप लोगों को संविधान के बारे में, हालांकि हमारे साथियों ने बता दिया, फिर भी मैं कुछ बातें जो है संविधान के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सारे चीज़ों का संरक्षण और हमारा मूल निवासी और आदिवासी होने का जो प्रमाण है, ये हमारा कल्चर है और इस हमारा कल्चर को संरक्षित हमारा संविधान करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, ये इनका कवच है। तो हमारे मूल निवासी आदिवासी भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि संविधान जो है ये उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, अगर हमको कहा जाए तो हमारे ये देश की एक दस्तावेज है और इस दस्तावेज से हमारा देश चलता है और उस दस्तावेज का एक निचोड़ है प्रस्तावना, जिसको हम लोग हमारे संविधान की आत्मा कहते हैं। और आप लोगों को जानकारी होगा कि इस संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और इसका सिलसिला बहुत लंबा है, लेकिन मैं छोटा छोटा करके बताता हूँ। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा, लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव जल्दी में नहीं पारित होने का कारण था कि इसमें कुछ जो हमारे इस देश के संगठन थे उस संगठनों ने भाग नहीं लिया। तब अंततः 22 दिसंबर 1946 को ये उद्देशिका में ही सारे चीज निहित है, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब दिया और इस उद्देशिका में जो जो चीज समाहित किया गया तो उसका दस्तावेज एक जगह कलेक्ट करके हम उसको बोलते हैं प्रस्तावना, और यही प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना में ही कुछ बातें निहित है। जो संविधान के सारे जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स का एक कलेक्ट है प्रस्तावना। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रस्तावना में 3 पार्ट है। आप लोग कुछ लोग पढ़े लिखे हैं या पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रस्तावना में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पार्ट 1 है। और हम भारत के लोग हैं। कौन है हम लोग? भारत के लोग हैं। और हम लोग कौन है? भारतीय हैं। और हम भारतीयों को क्या करना है, हमारा भारतीयों का क्या कर्तव्य है। तो इस प्रस्तावना में 1 पार्ट खत्म हुआ। वे जो भारत में रहते हैं वे भारत के लोग या हम भारत के लोग। उसके बाद हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से हम आत्मनिर्भर हों और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हम सक्षम हों। हम हर एक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से हम सक्षम हो। हम वैसा भारत बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का मीन्स हमारा आपस में जो संबंध हो, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को मदद करना, इस प्रकार की समाज की व्यवस्था हमको बनाना है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र प्रणाली की कल्पना की जाती है। भारत में अनेक मान्यताओं वाला देश है, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का स्वरूप जो है हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इसको हम आर्टिकल में आगे व्याख्या करने का है, लेकिन हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भारत के लोगों का कर्तव्य है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो हर एक दृष्टिकोण से सक्षम हो, समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो। ये धर्मनिरपेक्ष आप लोग सभी को जानते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो, हमारे जनताओं के द्वारा प्रतिनिधि भेज करके हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, हमारे लिए अच्छे कानून बनाने के लिए हम जो जनता चुन करके भेजेंगे वही जनता हमारी सरकार बनेगी। उस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उस प्रकार का देश बनाने की हम लोग का कर्तव्य है। दूसरा पार्ट हुआ है। तीसरा पार्ट हमारा क्या है? तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ पर जो निवास करने वाले नागरिकों का हमको क्या करना है? उसको सामाजिक न्याय देना है, आर्थिक न्याय देना है, राजनीतिक न्याय देना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, ये हमको देने का काम करना है। लेकिन क्या हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे देश के अगुवा, हमारे पढ़े लिखे लोग जो इस संविधान के ऋणी है, इस संविधान के आने के बाद उनको नौकरी लगा, जिसका हमारा साथी ने बता रहा था कि आर्टिकल 15(4), अभी भी हमारे नौकरी करने वाले साथी को हम पूछेंगे कि आपको किसके आधार पर आपको नौकरी लगा है। तो ये सभी साथी हमारे संविधान की वजह से नौकरी पर आ गए हैं।
संविधान के वजह से वे अपना परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन और नौकरी जो है हमारे पब्लिक की देन है, हमारे जनता की देन है। लेकिन जनताओं को क्या दिलाना है वे हमारे नए लोग नहीं जानते हैं। आर्टिकल 15(4) के तहत हम लोगों को नौकरी मिला है, तो वो सामाजिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय आप लोगों को मालूम है अभी भी सोसाइटी में छुआछूत है, भेदभाव है, छोटा बड़ा का भाव है, सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। हम लोग भी अभी आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आदिवासी भी 710 जातियों में बटा हुआ इंडिया में। अगर 710 जाति है तो 710 से भी अधिक संगठन होंगे और छोटा छोटा संगठन अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा तो शायद ये प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों का मिशन है कि हम यहाँ के जो रहने वाले हैं, इस देश के जो वासिंदे हैं, इस देश के वासिंदे 85% हैं और हम वो 85 लोगों को जोड़ना चाहते हैं ताकि हम व्यवस्था बदल सके, ताकि सामाजिक न्याय दे सके, ताकि आर्थिक न्याय दे सके, ताकि राजनीतिक न्याय दे सके। आर्थिक न्याय के बारे में आप लोग को मालूम है, अभी ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है। ऑक्सफैम जो डाटा देता है, इंडिया के हर गतिविधियों का डाटा देता है, उसका रिपोर्ट आया है कि एक आदमी के पास 40.5% संपत्ति है, तो ये आर्थिक न्याय नहीं हुआ। आप लोगों को और नौकरी के मामले में मालूम होना चाहिए, अगर आदिवासी का 7.5% है तो 7.5 लोगों को नौकरी लगना चाहिए, एससी का 15% है तो उसको 15 लोगों को नौकरी लगना चाहिए, और ओबीसी का अगर 52% है तो उसको 52% नौकरी लगना चाहिए। लेकिन क्या आप ये सब देखते हैं? इस प्रकार से हमको सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। उस सामाजिक न्याय के लिए हमको संविधान को पढ़ना पड़ेगा, और आर्थिक न्याय तो हमको मिल ही नहीं रहा। आर्थिक न्याय एक आदमी के पास 40.5%, इससे पहले का डाटा था कि एक आदमी के पास 73% संपत्ति था और 10 आदमी के पास 20% संपत्ति था, और मैंने सबसे ज्यादा 73% आदमी के पास मात्र 7% संपत्ति था, और हम लोग 7% संपत्ति में हम लोग का जीविका चल रहा है। हमारी स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए जागरूक होने की जरूरत है। मैं एक मुकम्मल दस्तावेज हूँ, समय मिले तो पढ़ लेना, मैं एक संविधान हूँ। संविधान हमको सारा प्रोटेक्शन देता है। अगर आर्टिकल 1 में इस देश का नाम भारत होगा, लेकिन भी इस देश का नाम लोग भारत बोलने से कतराते हैं, इसका मतलब अगर भारत नहीं बोलते हैं तो उसका मतलब संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो ये हमको जानने का जरूरत है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट के बारे में हमारे साथी ने बताया कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 15 तक है, जिसमें आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी नियम कानून था, आप लोगों को मालूम है कि कौन नियम कानून था, उस नियम कानून के तहत आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। और वही अधिकार आज हमको जो संविधान ने दिया, इसीलिए संविधान में जो भी नियम है वह नियम जो था संविधान लागू होने से पहले नहीं मिलता था। जैसे संविधान लागू होने से पहले जो भी नियम और कानून था, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, भ्रूण हत्या था, बहुत तरह की परंपराएं थी। ये सारे परंपराओं को एक ही लाइन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उसको भी संविधान सभा में लोग नहीं जाना देना चाह रहे थे, क्योंकि वो अनटचेबल था, वो जो था अस्पृश्य था, इसलिए उसको संविधान सभा से रोकना चाह रहे थे। परंतु हमारे कुछ लोगों ने उनको संविधान सभा में भेजा, और संविधान सभा में भेज करके जो उन्होंने संकट झेला था, उस सारे संकट को इसीलिए उन्होंने इतना पढ़ाई किया कि उसको मजबूरन उस देश में उस प्रकार के विद्वान उस समय नहीं थे, और सारे अधिकार को देने में उन्होंने सारी अपने बाल बच्चों को खो दिया। अपने 4 बच्चे वो मर गए, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, वो भूखे मर गए, 2 टाइम में 1 टाइम खाया करते थे। लेकिन बाबा साहब ने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा, और हमारे साथी ने बताया कि उन्होंने 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आर्टिकल 14 में हमको समता के समक्ष अधिकार है, विधि के समक्ष सबों को बराबर का है। इसमें हम लोग बहुत बारीकी से जाएंगे, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग जरूर देखेंगे। आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 13 में एक पार्ट है जो आर्टिकल 13 का 3 नंबर, जिसमें कि विधि का बल प्राप्त है किसको? हमारे रूढ़ी प्रथा को। वही रूढ़ी प्रथा हमारा जिंदा रखा हुआ। आर्टिकल 13(4) जो रूढ़ी प्रथा है, वही रूढ़ी प्रथा हमारा जो है आदिवासियत को बना के रखा है, और हमारे आयोजकों को बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार का आयोजन ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उनको समय को भी देखना पड़ता है। हमको बहुत सारा चीज
आप लोगों के समक्ष बोलना था। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि 9 अगस्त 2018 को जो संविधान के सामने जो संविधान को जलाया गया और उसके लिए 2 अप्रैल 2018 को जो रोड में हमारे साथियों ने 13 लोगों ने बलिदान दिया और उस बलिदान से जो जागृत हुआ सोसाइटी, उस समय से हमारा संगठन ने BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन कार्यक्रम चलाने की उन्होंने मुहिम छेड़ी थी। हमको बहुत सारा चीज कहना था, लेकिन शायद ये उस प्रकार का मंच नहीं है। जब कभी भी हम लोग को मौका मिलेगा, हम लोग सारे चीजों को थोड़ा सा गहराई से समझेंगे कि क्यों हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में जाति इतनी जाति है, 6743 जाति है, उससे 6743 जाति पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, शोषित हैं। अब उसको हमको जोड़ना बहुत कठिन काम है। हम इसी मुहिम में निकले हुए हैं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अवसर दिया, अपने वक्तव्य को बोलने का मौका दिया। मैं बहुत नहीं बोल पाया, इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद देते हुए सभी को जोहार, धन्यवाद।